नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग आनंदपूर्वक से होंगे। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी मैडम और आशीष की पार्ट 13, जिसका मैं अब शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो कहानी है ना मैडम और आशीष की, मैडम और आशीष एक दूसरे से प्यार करते थे। आशीष एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, लोहा लंगड़ उठाने का काम करते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले। और अचानक उनका मजाकिया दोस्त मैडम का पता देता है। मैडम से मिलने के बाद अब आशीष का भाग्य बदल गया और मैडम और आशीष अब शादी कर लिए थे और साथ साथ रहते थे। मैडम आशीष को बहुत ही प्यार करती थी और उससे बढ़कर आशीष मैडम पर जान कुर्बान करते थे। तो आज की कहानी जो है उसका मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे नए दोस्तों से आग्रह है, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला डबल हो जाता है। तो इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हैं। चलिए, मैं समझ गया कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कहानी की ओर चलते हैं। मैडम और मैं जब हम फार्म हाउस पहुंच गए ना, तो अभी मेरा थकान उतरा नहीं था। हालांकि दोपहर से ऊपर का टाइम हो चुका था और मैं पहले बाथरूम में फ्रेश हो करके और फिर कुछ घंटे और आराम करना चाहता था। हाँ, मैडम भी कहने लगी कि आशीष, अब जाओ, जितना सोना है सो लो, हम रात में अब उठेंगे, नींद अपनी पूरी कर लो। और मैडम अपने कमरे में, और जो मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे में आ चुका था। और बाथरूम में जाने के बाद मुझे नींद अब सताने लगी थी दोबारा से। इसके बाद मैं अपने पलंग पर जा गिरा था। इसके बाद मुझे होश नहीं था। मैं नींद में एकदम मस्त हो चुका था। आखिरकार जब मेरी नींद खुली ना, तो खिड़की के बाहर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मतलब रात हो चुकी है। और जब मैं अपना रिस्ट वॉच देखा तो शाम के 8 बज रहे थे। और तब मैं हड़बड़ा करके उठा, पलंग से बाहर निकला मैडम के कमरे की तरफ। मैडम का कमरा आधा खुला हुआ था और मैं आवाज़ लगाते हुए मैडम जी, मैडम जी, जब कमरे के अंदर पहुंचा तो मैडम तो थी ही नहीं। बाथरूम का दरवाज़ा भी आधा खुला हुआ था। मतलब बाथरूम में नहीं है, ना पलंग पर है। तब कहाँ हो सकती है। बस एक ही जगह बचा हुआ था, वो था ड्राइंग रूम। और जब मैं ड्राइंग रूम पहुंचा तो मैडम तो एकदम तैयार खड़ी थी। कुछ ज़रूरी सामान वो पैक कर रही थी। मतलब मैडम कहीं जा रही है मेरे बगैर। मैं तो सोच करके हैरान रह गया था। तभी मैडम की निगाह मुझ पर पड़ी और सामान पैक करते हुए कहने लगी, आशीष, नींद पूरी हो गई। मैंने बोला, जी मैडम, नींद तो पूरी हो गई, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं, वो भी मेरे बगैर। तब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आशीष, हर काम मैं आपसे बता तो नहीं सकती ना। कुछ ऐसे भी पर्सनल काम हैं जो मैं अकेला करना चाहती हूँ। मैं मैडम की बात सुनकर मुझे दुख तो ज़रूर हुआ कि अभी भी वो मुझे अब अलग ही समझती हैं। अरे भाई, हम तो अब शादीशुदा हैं। एक दूसरे का सुख दर्द दोनों का होता है, दोनों मिल बांट के उसको सहन करते हैं। लेकिन मैडम का जो आज की बात थी, मेरे दिल में थोड़ा अजीब कसक दे गई थी। हाँ, मैं आंखें फाड़ करके देखते हुए मैडम से कहने लगा कि मैडम जी, जो भी आपका दुख तकलीफ वो मेरा है। अब मेरा
आपका। तब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ आशीष, जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहती। तुम तो मेरे प्रिय हो ना। कोई भला इंसान अपने प्रिय को कभी खोना चाहता है? इसलिए आशीष, मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाना नहीं चाहती। मैं अब मैडम की तरफ फिर वो वही निगाह से देख रहा था और कहने लगे, मैडम, जब आपके लिए खतरा है तो मैं उस खतरे को सामना करूँगा। आप मुझे साथ तो ले चलिए। मैडम कहने लगी, नहीं आशीष, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मैं इस मैटर से काफ़ी सालों से जूझ रही हूँ। मैं मैडम से आग्रह करता रहा कि मैडम जी, आप मुझे साथ ले चलिए। देखिए, मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन अगर मदद नहीं कर सका तो कम से कम आपके साथ तो रहूँगा। इतना तो मुझे संतोष रहेगा कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। मैडम बहुत मना करती रही कि नहीं आशीष, उस जगह पर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो मेरा पर्सनल मैटर का काम है और उस मैटर से मैं सालों से जूझ रही हूँ। लेकिन वो वक्त आ चुका है। मैं उस लम्हे का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और वो चीज़ का मुझे अब पता चल चुका है। मैं अब मैडम की तरफ देख रहा था, अब जैसे पूछना चाहता हूँ कि वो मैटर क्या है, किस मैटर की आप बात कर रही हैं। मैडम मेरे दिल की बात समझ गई और कहने लगी कि आशीष, मैं तुम्हें बताया था ना, मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हुआ था। मैंने बोला, हाँ जी मुझे पता है। और जानते हो एक्सीडेंट कराने वाला कौन था? एक शक्तिशाली आत्मा, जिसको हम आम भाषा में शैतान भूत कह सकते हैं। और शैतान भूत मेरे माता पिता को बहुत बेदर्दी से एक्सीडेंट करा के मार दिया था। मैं बच गई थी और तब से मैंने मन में ठान रखा था कि अपने माता पिता का बदला मैं ज़रूर लूँगी। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, ताकतवर बन जाऊँगी, उस शैतान भूत को मैं दुनिया में कहीं भी होगा मैं ढूंढ निकालूंगी और उसकी मैं किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। अब वो वक्त आ चुका है आशीष। अब मैं अपना पूरी तैयारी कर लिया हूँ। मैं अब मैडम का चेहरा देखा तो मैडम का चेहरा तमतमा रहा था गुस्से में। दोनों गाल एकदम लाल लाल दिखाई दे रहे थे, चेहरा बिल्कुल तना हुआ, मतलब काफ़ी गुस्से में है। और इतना गुस्सा उनका मैंने कभी देखा नहीं था, ये पहली बार थी। अब मैडम इसलिए मुझे लेकर नहीं जाना चाहती थी कि मैं कहीं खतरे में ना पड़ जाऊं, और वो चाहती थी कि मैं सुरक्षित रहूं, इस फार्म हाउस में रहूं। अब मैं जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं जाऊंगा तो आपके साथ जाऊंगा, और वही हुआ। मैडम मान चुकी थी। आप कहने लगे कि आशीष देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, अब मैं अपने तरह से इसको मैं पूरा करूंगी, इसमें तुम्हारी मदद नहीं लूंगी। तुम आराम से तमाशा देखना, अगर देख सको तो, नहीं तो कार में बैठे रहना। मैं बोला, मैडम जो आप आदेश करेंगी मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन चलूंगा ज़रूर आपके साथ, मैं आपको अकेला छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद मैडम शांत हो गई थी, गुस्सा उनका कुछ कम हुआ था। आप फिर कहने लगी कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, अगर 10 मिनट में तैयार हो सकते हो तो गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हारे गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। और इतना वक्त तो मेरे लिए बहुत था। आप फिर दौड़ता हुआ कमरे में गया, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और मैं अगले पल गाड़ी में था, मैडम के बगल वाली सीट पर। अब मैडम की कार अब हाईवे पर फराटे भर रही थी। अब मैडम ने मुझे पहले ही चेता दिया था कि आशीष, मुझसे कोई टोका टोकी मत करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तुम एक दर्शक के भांति तमाशा देख सकती हो, आज जब तक मैं ना कहूँ मेरे मामले में बिल्कुल मत पड़ना, बीच बचाव करने बिल्कुल मत आना।
अगर मैं खतरे में हूं तभी, जब तक मैं ना पुकारूं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और मैं समझ गया था कि ये मैडम का पर्सनल मैटर है और आज वो मैटर सॉल्व होने वाला है। मुझे अंदर से दिल धड़क रहा था तेजी से, और मुझे खतरे का आभास मिल चुका था। ऐसा लगने लगा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और ये छोटा मोटा चीज नहीं है। दो शक्तियां आज आपस में टकराने वाली हैं। आज जीत किसकी होती है ये तो बात की बात है। आज इसके बाद मैडम की कार स्पीड पकड़ लिया था। हमेशा की तरह अब उनकी आंखों पर काला चश्मा और पूरा चेहरा ढके हुए। ऐसा ही वो करती थी, जब भी बाहर निकलती थी पूरा चेहरा ढका होता, आंखें भी काले चश्मा से ढका रहता था। ऐसा क्यों करती थी? लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस रूप में भी मैडम का जो चेहरा था बिल्कुल प्यारी लगती थी। अब मैं इस चेहरे पर तो मर मिटा था। अब मुझे ये जो चीज़ थी मुझे बहुत पसंद थी। काला चश्मा मैडम पर तो बहुत ही भपता था। अब बिना बातचीत किए गाड़ी फर्राटे भर रही थी, और मैं बस बाहर का नज़ारा लेते जा रहा था। अंधेरे में क्या देखना, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती और उसी में मैं आंखें गड़ा करके देखने की कोशिश करता। अब मैडम का निगाह अब अपनी ड्राइविंग पर था। अब गाड़ी तो कभी कभी इतनी स्पीड पकड़ लेती कि मैं तो डर ही जाता था कि अगले पल कोई सामने से आ गया और तब क्या होगा। लेकिन मैं मैडम की ड्राइविंग जानता था। कमाल की ड्राइवर थी वो, सब कुछ संभाल सकती थी। और इसके बाद गाड़ी चलती रही। आखिरकार एक जगह पर मैडम अपनी कार को रोक दिया। वो था एक हाईवे का होटल। अब फिर मैडम कहने लगी, आशीष आ जाओ, भोजन कर लेंगे, वो भोजन कर लेते हैं। आगे पता नहीं कि भोजन मुझे मिले या नहीं मिले। आओ आज भरपेट भोजन खा ही लेते हैं। इसके बाद मैं मैडम की तरफ देखने लगा था। मैं समझ गया कि मैडम अभी भी गुस्से में है, ना जाने उनके साथ आज क्या हो। अब मैडम से कोई टोका टाकी करना नहीं चाहता था। और आखिरकार हम एक रेस्टोरेंट में, हाईवे के रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। और इसके बाद कोने वाली टेबल पर मैडम जहां ज़्यादा अंधेरा था वो बैठ चुकी थी, और अगले पल मैं भी उनके सामने जा बैठा था। और इसके बाद वेटर को ऑर्डर देने लगी, और उसमें मैं भी अपनी पसंद बता रहा था। और इसके बाद खाना आ चुका था। खाना खाने के बाद कॉफ़ी मैडम का फेवरेट चीज़ था, लेकिन मैं ज़्यादातर चाय पसंद करता था। और इसके बाद हम अपनी अपनी ड्रिंक पी करके अब एक तरह से सुस्ता रहे थे। मैडम मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी कि अभी वो जगह कहाँ है जहाँ हम जा रहे हैं, और वहाँ क्या होने वाला है, कौन मिलेगा और कैसे क्या होगा। मैडम मुझ जो बात थी मुझसे छिपा कर रखी थी, एकदम अनजान की तरह। और मैं भी शांति था। मैडम मुझे पहले चिता रखा था कि इस मामले में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपने तरफ से इसको निपटा दूंगी। अगर हाँ लगेगा कि मुझे ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं आपको आवाज़ दूंगी, नहीं तो बिना बुलाए आपको मेरे मामले में नहीं आना है। मैं समझ गया था। मैं घड़ी देखा तो रात के 11 बज चुके थे, और उस रेस्टोरेंट में अब भीड़ भी नहीं थी। एक तो हम कोने वाले सीट पर थे, और तभी वहाँ पर एक साधु जैसा लोग पहुँच गया था। वो ऐसे कपड़े में था जैसे अंधेरे से निकल कर आया हो, काला कपड़ा बिल्कुल, और बड़े बड़े बाल उसके, जिसकी वो जूड़ा बना रखा था। और सीधा हमारी टेबल के पास आकर के मैडम की तरफ घूरने लगा। मैं तो एक पल के लिए डर गया था
कि अचानक काला कपड़े वाला साधु ये कौन अब मैडम के सामने क्यों आके खड़ा हो गया, अब मैडम को क्यों घूर रहा है। और तभी मैडम ने इशारा किया बैठने के लिए, और साधु अब अपनी जगह पर बैठ चुका था। अब फिर मैडम की तरफ देखने लगा। अब फिर मैडम ने पूछा कि कुछ खाना है आपको, या चाय कॉफ़ी। तब वो साधु कहा कि नहीं, मैं भोजन कर चुका हूँ, हाँ मैं चाय पी लूँगा। और इसके बाद मैडम ने चाय का ऑर्डर दिया। अब बिल्कुल उस साधु से अब एक कहा जाए ना तो साथ में अपनी कुर्सी लगा लिया था। और धीरे धीरे बात अब चल रही थी। उस साधु से क्या जानकारी ले रही थी मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था। अब मैं जानता था कि मैडम मना किया हुआ है, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब मैं इतना समझ गया था कि ये साधु जरूर मैडम का ही आदमी है, उनका कोई इन्फॉर्मर है या फिर कुछ और है। यही सब कुछ अब मैडम को रास्ता दिखा रहा है, अब बताने आया है। इसलिए इस जगह पर मैडम इंतजार कर रही थी। आखिरकार जब चाय आ गई तो मैडम और साधु बाबा खामोश हो गए थे। अब फिर वेटर के जाते ही चाय का चुस्की लेकर के अब बातचीत का दौर शुरू हो गया था, लेकिन विषय कुछ अलग था। जो मुख्य बातें थी वो तो धीरे धीरे हो चुकी थी। और चाय पीने के बाद अब तीनों लोग हम अब कार के पास पहुंच गए थे। मैं समझा था कि साधु का काम बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो पिछली सीट पर जा बैठे थे। आज देखने में कोई बूढ़े साधु नहीं थे, यंग थे, 35-40 से ज़्यादा की उम्र नहीं होगी। काला कपड़ा पहन रखा था। आज जैसे मैडम गले में माला डालती थी जब कोई साधना करती थी, वैसे ही माला ये गले में डाल रखे थे। मैं उस माला को देखता ही रह गया था। उसमें कई माला मैडम की माला की तरह हूबहू लगता था। इसके बाद कार स्टार्ट हो चुका था। मैडम चलती जा रही थी। अब पीछे जो साधु बाबा थे वो रास्ता बता रहे थे कि आप सीधे चलिए, बाएं चलिए, दाएं चलिए। इस तरह करते करते अब रात के 12:30 बज चुका था और फिर हम जंगलात वाले इलाके में आ चुके थे। हर तरफ जंगल जंगल दिखाई पड़ रहा था। अब फिर साधु बाबा ने एक कच्ची रोड की तरफ मैडम को इशारा किया कि मैडम जी यहाँ से इस रोड पर उतार लीजिए। कच्चा रोड है लेकिन ठीक ठाक है, गाड़ी चल जाएगी। अब मैडम बिना सोचे समझे अब गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर उतार दिया था। अब फिर रास्ता अब जंगल की तरफ जा रहा था और साधु बाबा बता रहे थे कि बस थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। और आखिरकार एक खंडहर जैसी इमारत दिखने लगी थी, जो लग रहा था कि कोई पुराने ज़माने का कोई किला हो या फिर कोई ऐसा गोदाम हो या फिर ना जाने क्या बना हुआ, लेकिन जो कुछ बना हुआ है पहचान में नहीं आ रहा था। अब वहाँ पर ईंट की गिरी हुई दीवारें, सीमेंट बिखरा हुआ, मसाले गिरे हुए हैं। मतलब कहा जाए कि वो जो भी चीज़ बनी होगी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बहुत पुरानी जगह थी। अंदर भी जंगली झाड़ियाँ, पेड़ सब दिखाई दे रहे थे उसके अंदर में। मतलब एक खंडहर था वो। अब किस चीज़ का खंडहर था मैं जान नहीं पाया, लेकिन आसमान में चांद चमक रहा था और उस चांद की रोशनी में वो खंडहर बहुत ही अलग लग रहा था, बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था और उसमें कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। अब हम तीनों के तीनों लोग कार में बैठे हुए थे, शांत थे। अब बस उस खंडहर की तरफ से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। एक आवाज़ ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो बड़ी भयानक आवाज़ थी, बहुत ही भारी। और उस आवाज़ को सुनकर के अब जो साधु बाबा थे
एक तरह से मैडम को इशारा करने लगे, ये वही है, ये वही है। और मैडम का चेहरा अब गुस्से से तन चुका था। अब फिर मैडम कहने लगी, आशीष, गाड़ी में से उतरना मत। और तुम्हारे पास में ये साधु बाबा रहेंगे, कुछ होगा तो ये संभाल लेंगे, लेकिन गाड़ी से उतर करके बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आशीष मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये साधु बाबा तुम्हारे लिए यहाँ पर रहेंगे, तुम्हारी देख रेख के लिए। आज जब वक्त होगा, ज़रूरत होगा, तो मैं आप दोनों को आवाज़ दूंगी। इसके बाद मैडम गाड़ी से उतर चुकी थी। अब फिर डिक्की खोला, उसमें से जो कुछ सामान उनको लेना था वो अपने एक छोटे से थैले में ले लिया था। इसके बाद वो मेरी तरफ आई और उसमें से एक छोटी सी छड़ी थी और मुझे वो पकड़ाते हुए कहने लगी कि आशीष, ये अपने हाथ में मजबूती से पकड़ के रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब वैसे साधु बाबा तो तुम्हारे पास में है ही, लेकिन फिर भी डबल सेफ्टी के लिए तुम अपने पास में रहना। ये जो छड़ी है ना, इसको मामूली मत समझना, देखने में छोटी है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये तुम्हारी दुष्ट आत्माओं से बचाने की कोशिश करेगी। इसके बाद मैडम वो छोटा सा थैला लिए हुए उस खंडहर की तरफ चल पड़ी थी। उनके हाथ में अब एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली रोशनी वाला टॉर्च मुझे दिखाई पड़ रहा था और वो टॉर्च की सहायता से उस खंडहर के अंदर चली गई थी। देखते ही देखते मेरे नज़रों के सामने से वो झोल हो चुकी थी। इसके बाद गहरा सन्नाटा पसर चुका था। मैं और साधु बाबा उस गाड़ी के अंदर में थे। मैं अगली सीट पर, साधु बाबा पिछली सीट पर। अब मैं मोड़ मोड़ करके साधु बाबा को देख लेता था और जब मैं उनकी तरफ आंखों में देखता ना, तो अजीब सा एक नशा ऐसे मेरे महसूस होता था, जैसे उनकी आंखों में कोई शक्ति है। अब मैं लगातार उनकी आंखों को देख नहीं सकता था, ऐसा मुझे महसूस होता था। चक्कर सी आने लगती थी उनकी आंखों की तरफ देखते हुए। अब फिर मैं उस तरफ ध्यान लगाने लगा जिधर मैडम उस खंडहर के अंदर में गई थी। काफी देर तक उस जगह पर सन्नाटा पसरा रहा। अब जो जानवरों की, चिड़िया की मुझे रात में आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लग रहा था कि सब खामोश हो गए और हमें बड़े कोई खतरे की बदबू आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जो शांति है ना, तूफान आने से पहले जैसे होता है ऐसा ही हुआ पड़ा है। अब कुछ देर के बाद में यहाँ कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है और वही मैं मन ही मन सोच रहा था। और इसके बाद जिसकी मुझे संभावना थी, एक दर्दनाक चीख मैडम की सुनाई पड़ी और वो आवाज़ इतनी दर्द में थी जैसे मैडम का कोई सर कलम कर रहा हो। और तभी मेरा जो हाथ में लकड़ी थी ना, उछलने लगी थी अपने आप। अब पूरा बदन मेरा कांपने लगा था और मैं समझ गया कि मैडम खतरे में आ चुकी है। मैडम को जो भी चीज़ है वो पकड़ करके मार देना चाहता है और मैं मैडम की मदद के लिए कार से उतरना ही चाहता था। और तभी वो साधु बाबा पीछे से मेरा कुल्ला हाथ पकड़ लिए, कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगे, बच्चा बिल्कुल मत उतरना। वो आवाज़ मैडम की नहीं है, वो एक छलावा है और वो ना जाने कितनी आवाज़ निकाल सकता है। तुम्हें कार से बाहर निकलना ही नहीं है। अगर तुम निकल गए ना तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अब ये जो जगह है ना बहुत भयानक हो चुकी है और तुम बिल्कुल शांत रहो, इस लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहो। लेकिन लकड़ी जैसे अपने आप हिल रही थी। मुझे उसको संभालने में ऐसा लग रहा था कहीं हाथ से निकल कर नीचे ना गिर जाए और मैं उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था
और जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें अब सुनाई देने लगी। कहीं पर जैसे गीदड़ रोना शुरू कर दिया है, भेड़ियों जैसे आवाज़ मुझे सुनाई देने लगा। उल्लू जैसे लग रहा था कि हमारे सामने के पेड़ पर बैठा हुआ और वो भी रो रहा है। अजीब गरीब आवाज़ें अब उस जगह पर हमें डराने की कोशिश कर रही थी। और मैडम की आवाज़ एक बार तो बहुत ज़ोर से आई थी जब मैं उतरने जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो सिसकी सिसकी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे मैडम रो रही हैं, उनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। हम दोनों लोग, बाबा और मैं, जिस तरफ मैडम गई थी हम उधर ही देख रहे थे। टाइम बीतता बीतता जा रहा था। मैं बार बार अब उस तरफ देख रहा था कि मैडम कब निकलेगी, कब निकलेगी, क्या हुआ, मैडम जी कहीं खतरे में तो नहीं है। मन तो कर रहा था कि हम इस गाड़ी से उतर जाएं, लेकिन साधु बाबा मुझे रोक रहे थे। और अचानक एक दर्दनाक और चीख सुनाई पड़ी, वो भी मैडम का, जैसे मैडम का कोई गला काट दिया हो। ये आखिरी चीख थी। और इसके बाद सन्नाटा पसर चुका था। बिल्कुल हर जगह खामोशी छा गई थी। मैं तो पसीने से नहा चुका था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मुझे, मेरी आंखों से आंसू फूट चुके थे और मैं अब अपनी आंखों को मसलते हुए उस तरफ देख रहा था, बुरी आशंकाओं से घिरा हुआ। लेकिन जो सीट के पीछे साधु बाबा बैठे थे ना, वो मेरी कंधे को दबा रहे थे और कानों में जैसे फुसफुसा रहे हो कि नहीं, ये सब छलावा है, तुम शांत बैठे रहो, मैडम को कुछ नहीं हुआ है, मैडम बिल्कुल सही है, वो छलावा का जाल है। अब इस गाड़ी के बाहर तुम्हें और बहुत कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन अपने आप को आप बच्चा संभाल के रखो। और वही हुआ जैसे बाबा ने बताया था। अब फिर एक लंबा चौड़ा सा इंसान कार की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हुए और सर पर पगड़ी देहाती बांध रखा था। और हमारी कार के पास जब आया ना, तब हमारी तो दिल की धड़कन बढ़ने लगी कि ये अब कौन सा पल है। लेकिन देखने में एक नॉर्मल किसान की तरह लग रहा था और आ करके हमारी खिड़की के पास खड़ा हो गया और अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अब मैं जब उसकी आंखों में देखा ना, तो मुझे जैसे साधु बाबा की आंखों में देख करके मुझे चक्कर आने लगा था, वैसे ही मैं महसूस होने लगा। अब मैं समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसमें भी कोई शक्ति है। और तभी वो शीशे के ऊपर दस्तक करने लगा और भारी आवाज़ में कहने लगा कि अरे ड्राइवर, ड्राइवर हो ना अंदर में, आ जाओ, मैडम बुला रही है। मैं और साधु बाबा बिल्कुल खामोश थे, कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। और साधु बाबा तो मेरे कंधा दबा रहे थे, इसका इशारा ये था कि बिल्कुल शांत रहो, कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे ये कुछ भी करता रहे, हमें टोकना तक नहीं है। और वही हुआ, बार बार शीशे पर दस्तक देता, कभी दूसरी साइड, कभी घूम करके पीछे में, और वो यही कहता था कि मैडम बुला रही हैं, वो खतरे में है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब ना तो हम दोनों में से कोई बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा परेशान होने लगा है। अब फिर बार बार वो गाड़ी का चक्कर काटने लगा था। अब कुछ देर के बाद हमारी खिड़की के पास आकर के खड़ा हो गया। अब फिर उसकी हाइट बढ़ने लगी थी। वो देखते ही देखते 9 फीट जैसा हो चुका था और गुस्से में फुंकार रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी गाड़ी को उठा करके कहीं दूर फेंक देगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को तरफ झोंकना शुरू किया, तो हमें तो एकदम लगा कि जो मैंने सोचा है ऐसा ही करेगा, ये हमारी गाड़ी को ज़रूर पलट देगा। लेकिन तभी एक जंगल से दर्दनाक आवाज़ आई और जैसे ही आवाज़ आई ना,
वो लंबा इंसान अब हमारी तरफ हमें अकेला छोड़ करके और उस आवाज़ के पीछे भागने लगा था। और देखते ही देखते वो भी उस खंडहर में गायब हो चुका था। मैडम जी कहाँ हैं कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ तो तरह तरह का अब खेल चल रहे थे। एक दूसरे के लोग अब डराने की कोशिश कर रहे थे। हम तो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। साधु बाबा मुझे थोड़ा साहस दे रहे थे। अगर वो नहीं होते तो सही मायने में मैं कब तक कभी भी गाड़ी से उतर करके खंडहर की तरफ चला जाता जिधर मैडम गई थी। लेकिन साधु बाबा मुझे सहारा दे रहे थे और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा बाहर नहीं निकलना है, मैडम सुरक्षित है, वो बिल्कुल अब उनको कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। तब मैं थोड़ा शांत हो जाता। और उस खंडहर में आप जैसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई आपस में लंबी बातचीत कर रहा हो, वो भी ज़ोर ज़ोर से। और फिर कुछ देर के बाद में जैसे कोई रोने लगता, और फिर हंसने की आवाज़ भारी सुनाई पड़ता। ऐसा घंटों तक चलता रहा था और अभी तक मैडम लौटी नहीं थी। मुझे चिंता हो रही थी मैडम की कि मैडम अभी तक सुरक्षित हैं या नहीं। बस दो ही बात थी। अब मैं इस चिंता में पड़ा हुआ था। लेकिन साधु बाबा मुझे बार बार कह रहे थे कि घबराओ मत बच्चा, सब कुछ ठीक है, मैडम जी लौट आएंगी। और मैं बस उस खंडहर की तरफ देखता रहा था और अचानक सामने से दो आंखें मुझे घूरती हुई नजर आई और वो आंखें बिल्कुल लाल लाल। मैं देखा ना तो दहल गया था। वो कोई भेड़िया था, ऐसा ही भेड़िया जैसा मुझे लग रहा था। अब बिल्कुल हमारी कार के सामने में खड़ा हुआ और घूर रहा था। अब फिर उसने एक भयानक सी आवाज़ निकाली भेड़िया वाली, जैसे अपने सगी संबंधी को बुला रहा हो। और जैसे ही आवाज़ देना शुरू किया मुझे डर लगने लगा था। और कुछ ही देर के बाद में दूसरी साइड से भी भेड़ियों की आवाज़ आने लगी। वो उसकी आवाज़ का जवाब दे रहे थे, मतलब कि हमने सुन लिया है और हम आ रहे हैं। लेकिन लगातार वो भेड़िया अपनी भाषा में चिल्लाता रहा और सबसे खतरनाक उसकी आंखें थी जो लाल लाल सी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर के बाद में कई भेड़िया उस गाड़ी के पास दिखाई देने लगे। मैं गिनना शुरू किया तो कम से कम 17-18 से अधिक ही थे और वो जैसे हमारे गाड़ी को घेर रखा था और मैं अब बिल्कुल डरा हुआ था। भेड़िया अपनी आवाज़ में अब चिल्ला रहे थे, जैसे उनको पता चल चुका है कि इस गाड़ी के अंदर में दो इंसान हैं। उनको शायद खून की गर्मी महसूस हो गई होगी, इसलिए हमें तो शिकार बनाना चाहते थे। लेकिन साधु बाबा मुझे साहस दे रहे थे और धीरे धीरे मेरे कानों में कह रहे थे कि बच्चा तुम चिंता मत करो, ये भेड़िए असली वाले नहीं हैं। ये हैं तो भेड़िए, लेकिन ये आत्माएं हैं, ये भूत जैसे तुम कहते हो ना सरल भाषा में, ये भेड़ियों का भूत है। ये जिंदा भेड़िए से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जब तक हम गाड़ी के अंदर में हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर हम गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे ना तो ये हमें चीर फाड़ करके खा जाएंगे। बाबा हमें समझा रहे थे। अब मेरी वो लकड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। मैं जैसे मैडम ने कहा था कि ये तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए है, और मैं उस लकड़ी के ऊपर में अपना हाथ मजबूत कर रखा था। वो भेड़ी रुक नहीं रहे थे, लगातार हमारी गाड़ी की जैसे परिक्रमा कर रहे हों। और एक बार तो ऐसा लगा था कि दो टांग पर भेड़िया मेरे शीशे पर देख रहा है झुक करके, और मैं पीछे हट चुका था। लेकिन बाबा कहने लगे देखो हिलो डोलो नहीं, इनको जानकारी तो जरूर है कि हम अंदर में हैं, लेकिन हिलना डुलना खतरनाक साबित होगा। इसके बाद अब बिल्कुल मैं शांत बैठ गया था। भेड़िया अपना रंग ढंग दिखा रहे थे, झुंड में थे
और आखिरकार वो भेड़िए थक चुके थे। अब फिर जिधर से आए थे सारे भेड़िए जा चुके थे। अब एक बार उस जगह पर फिर गहरा सन्नाटा पसर गया था। मैडम का अभी भी कोई अता पता नहीं था कि मैडम अभी भी जिंदा है या फिर मर चुकी हैं, क्या हुआ उनके साथ में। लेकिन साधु बाबा कह रहे थे कि मैडम ठीक है, मैडम को कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत रहो बच्चा। लेकिन मेरा जी मान नहीं रहा था। जी कर रहा था कि मैं गाड़ी से उतरूं और सीधा उस खंडर की तरफ जाऊं जिधर मैडम जी गई हैं। कहीं उनके साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। मेरा मन ऐसा ही कह रहा था कि आशीष गाड़ी से उतरो और चलो मैडम जी को ढूंढते हैं। लेकिन साधु बाबा बिल्कुल रोक देते थे, कहते थे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस गाड़ी से उतरना नहीं है। आखिरकार उस जगह पर 2 घंटा से ज़्यादा हम लोग टाइम व्यतीत कर दिए थे और अभी भी मैडम का कहीं अता पता नहीं था। और सही में वो जगह शैतानी जगह से कम नहीं थी। अब जो सामने खड़ा पेड़ था ना, वो तो जोर जोर से हिलने लगा था और उसमें से जैसे लग रहा था कि कोई औरत बैठी हुई है और वो रो रही है, तेज तेज आ कभी सिसकियाँ ले रही है। और तब मुझे मालूम पड़ा कि भूतिया जगह होती क्या है। यहाँ तो ना जाने कितने भूत आत्माएं हर तरफ जैसे बैठी हुई हैं और अपना सब कला दिखा रही हैं। लेकिन हिम्मत बाबा बढ़ा रहे थे और वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, जोर से चिल्लाती हुई, आशीष आशीष। और इसके बाद तो मैं एकदम लगा कि अब क्या हुआ। और तभी मैडम की टॉर्च चमकती हुई नजर आई। वो भागती हुई आ रही थी। आज सही मायने में उनके जो कपड़े लत्ते मुझे फटे हुए दिखाई दे रहे थे और कई जगह से मुझे वो घायल भी दिख रही थी और चिल्लाती हुई आशीष आशीष। और मैं अब बाबा की बात बिल्कुल नहीं माना। मुझे लगा कि बस यही हमारी असली मैडम है, ये कोई धोखा नहीं है। और इसके बाद मैं गाड़ी से अगले पल उतर गया था और मैडम की तरफ दौड़ पड़ा था। और मैडम भी उस खंडहर की तरफ से दौड़ती हुई आ रही थी और चिल्लाती जा रही थी, आशीष आशीष। और कुछ बोल नहीं पा रही थी आगे क्या हुआ। लेकिन मैडम की जो हालात देखा था ना, मैं एकदम डर गया था। मैडम घायल थी, कपड़े उनके कई जगह से फटे हुए थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि मैडम के साथ क्या हुआ है। और इसके बाद मैं मैडम का हाथ पकड़ लिया और मैडम मेरे साथ कार तक आई। वो लंगड़ाती हुई लेकिन तेज स्पीड में चल रही थी और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहने लगे, आशीष जल्दी से बैठो। मैं बिना कोई सवाल जवाब के लिए और अपनी जगह पर बैठ गया था। और इसके बाद मैडम गाड़ी रिवर्स में डाला और सीधा अब उस कच्चे रास्ते पर वापसी के लिए दौड़ा दिया। साधु बाबा भी पीछे शांत बैठे हुए थे, लेकिन मैं शांत नहीं था। बार बार मैडम की तरफ देख रहा था। उनके कपड़े लत्ते कई जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर भी लग रहा था कि जख्म हुआ पड़ा है, हाथों में भी जख्म हुआ पड़ा है। मतलब उस शक्तिशाली भूत से आमना सामना जरूर हुआ होगा, मुझे यही लग रहा था। लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। अब मैडम को इस टाइम में पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। वो खुद घायल थी, कपड़े लत्ते फटा हुआ था और आखिरकार कच्ची सड़क से हम हाईवे पर आ चुके थे। आप मैडम अब कुछ नहीं बोल रही थी, सीधा अब अपना जो ध्यान था ड्राइविंग पर लगा रखी थी। और फिर एक जगह पर जहाँ रोशनी नजर आई, मैडम ने कार को वहीं लगा दिया था। वो एक ट्रक ढाबा था। और इसके बाद कहने लगी, आशीष थोड़ा मुझे सहारा दे दो, मुझे पैर में चोट लगी है। और इसके बाद मैं जल्दी से आया और मैडम को उतरने में मदद किया। वास्तव में मैं देखा कि मैडम घायल है। अब हम उस ट्रक ढाबा पर पहुंच गए थे। चारपाई वहाँ होती है।
मैडम को चारपाई पर लिटा दिया और फिर मैं उनका घाव देखने लगा था। वाकई कई जगह पर अभी भी खून रिस रहा था। गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड था बॉक्स, अब मैं निकाल के लाया। अब जितना हो सकता था, जितना मुझे पता था, मैडम की मैंने देखभाल कर दिया, मरहम पट्टी कर दिया था। लेकिन उनके जो पैर में चोट लगी हुई थी। और तब मैंने पूछा कि मैडम ये सब कैसे हुआ। मैडम कहने लगे, आशीष अभी मैं बताने के मूड में नहीं हूँ, अभी मैं दर्द में हूँ। आज देखो इसमें दर्द की दवा भी है फर्स्ट एड में, और वो निकाल के मुझे दे दो। अब मैं थोड़ा आराम भी करना चाहती हूँ। और इसके बाद मैंने वही किया। फर्स्ट एड बॉक्स में से दवाई थी दर्द वाली, और मैं मैडम को खिला दिया। अब कुछ देर के बाद मैडम की आंखें बंद होने लगी थी, और वो शायद उनको आराम मिल रहा था शरीर में, और इसलिए वो सो रही थी। अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम मैडम को उठा पाए। हम कम से कम सुबह होने तक, जब तक 4 नहीं बजा था, हम मैडम के आसपास ही दोनों लोग रहे। और सुबह 4 बजे मैडम की आँख खुल गई, आप फिर झटके से उठ गई, और मुझे देख करके तो मुस्कुराया। जब उन्होंने मुस्कुराया ना, तो मेरे तो अब होश ही उड़ चुके थे। मैं इसी मुस्कुराहट का तो इंतज़ार कर रहा था कि मैडम कब मुस्कुराएंगी। वो मुस्कुराती थी तो जैसे मुझे जन्नत मिल जाती थी। इसी मुस्कुराहट के लिए तो मैं मैडम पर फिदा था। और तब कहने लगे, आशीष तुमने मेरी बहुत सहायता की। ये मरहम पट्टी करना कब सीखे थे? मैंने बोला, जब मैं मैडम फैक्ट्री में काम करता था ना, तब लोहा लंगड़ का हमारा काम था, और आए दिन हम लोग को मजदूर भाइयों को चोट लगती रहती थी, और वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होता था। अब मैं मरहम पट्टी करना वहीं पर सीखा था। तब मैडम कहने लगी, देखा ना काम आ गया ना। मैं पूछने लगा कि मैडम जी, ये जो आपका पर्सनल मैटर था, ये सॉल्व हुआ कि नहीं? तब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, आधा सॉल्व हुआ है, अभी आधा और बाकी है, लेकिन मैं जल्दी वो भी सॉल्व कर लूँगी। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे पूछूं। फिर मैडम कहने लगी, चाय वाय मंगवाओ भाई। और चाय पीते हुए हम दूसरे विषय पर मैडम बात करने लगे, साधु बाबा से। साधु बाबा भी अब धीरे धीरे मैडम से बात कर रहे थे। वो इतनी कम आवाज़ थी कि मैं सही ढंग से सुन नहीं पा रहा था, जैसे फुसफुसाहट हो रही हो। एक दूसरे की वो बात दोनों लोग समझ रहे थे, और आखिरकार वो साधु बाबा कहने लगे कि मैं अब निकल जाता हूँ। और फिर मैडम ने हाथ जोड़ लिए कि ठीक है बाबा। और फिर कुछ ज़रूरी बात भी हुई होगी कि कब क्या करना है। लेकिन ये साधु बाबा को मैं पहली बार देखा था, इससे पहले कभी मैडम के पास मुझे दिखाई नहीं पड़े। तो ज़रूर ये मैडम के बहुत पुराने वाकिफ होंगे और जानते होंगे, और तभी तो मैडम के पास में आए थे। लेकिन उस जगह पर, उस खंडहर में अब वाकई में हुआ क्या था, ये अभी मेरे दिल में हलचल मचा रहा था। मैडम साफ साफ कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मैडम पहले से बेटर लग रही थी, लेकिन अब भी चल रही थी तो लंगड़ा के चल रही थी। अब कहने लगा, मैडम अब हम लोग चलते हैं। और मैं अपने आप को सोच रहा था कि मुझे ड्राइविंग सीख लेना चाहिए। ऐसे वक्त में कम से कम गाड़ी तो मैं चला लेता। ये मैडम को कष्ट देना पड़ेगा, वो भी घायल में है। आज सबसे पहले तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं मैडम को सलाह दे रहा था, और मैडम जैसे आंखें बंद कर लिया हो, मेरी बात को सुन ना रही हो। और फिर हम गाड़ी में सवार थे और रास्ते को अब नाप रहे थे। और सही में जब सुबह के 8 बजे ना, तो मैडम शहर में प्रवेश कर चुकी थी। आज सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंची थी। मैं अब इंतज़ार कर रहा था। मरहम पट्टी सब कुछ नए ढंग से अब हो चुका था। पैर का एक्सरे भी हो गया था, लेकिन फ्रैक्चर नहीं था। सिर्फ डॉक्टर बता रहा था कि मांस फटा हुआ है, घबराने की बात नहीं है,
ये दवा खाती रहेंगी और कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा। और तब हम वहाँ से चले थे। मैडम को कार चलाने में तकलीफ हो रही थी और तब मैंने मैडम से कहा कि मैडम, कार चलाना मुझे सिखा दीजिए। ऐसे वक्त में कम से कम मैं कार तो चला लेता। और तब मैडम कहने लगी, हाँ आशीष, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, मुझे ज़रा सही हो जाने दो। और फिर हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल पड़े थे। जब नज़दीक रह गया फार्म हाउस ना, तब मुझे थोड़ा मैडम की पूछना चाहा कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा पूछूं। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ आशीष, पूछो तो सही, क्या पूछना चाहती हो। मैंने पूछा, मैडम, उस खंडहर में मैं आपकी कई बार चीख सुना था, जैसे आपका कोई गला काट रहा हो। ये सब क्या चल रहा था मैडम, और ये आपका जो हाल हुआ पड़ा है, ये किसने किया है। तब मैडम कहने लगी, ये हाल मेरा किसी ने नहीं किया है। मैं खंडहर के ऊपर में थी और मैं अपना काम बखूबी कर रही थी। मैं जिससे बदला लेने के लिए आई थी वो तो नहीं मिला, लेकिन उसका भाई जरूर मिला। मैं अपना बदला उससे ले लिया है। अब वो अपने भाई के लिए तड़पता रहेगा। अब भाई को मैंने ऐसी जगह पर भेजा है कि वो जब तक मैं ना चाहूँ वो लौट के नहीं आ सकता। मैडम बहुत गुस्से में थी, आंखें जैसे एकदम जल रही हो, गुस्से में फुफकार रही थी, बोल रही थी। मैं बस सुन रहा था। मैडम कह रही थी उसके भाई के साथ में मैं वो हाल करूंगी कि वो भी समझ जाएगा कि किस लड़की से पाला पड़ा था। इसके बाद उसका भी अंत होगा। वो तो हमें उस जगह पर नहीं मिला जिसके लिए मैं इतनी मेहनत किया हूँ, लेकिन ज़रूर मिलेगा। अब मैं अपना जाल तो बिछा दिया और उस जाल में वो खुद ही आकर के फंसेगा। मैंने पूछा, क्या उसकी आत्मा हमारे साथ तो नहीं चल रहा है। तब मैडम मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ मेरे साथ ही है। मैं तो सिहर चुका था कि इतनी खतरनाक शैतानी आत्मा अब मैडम के कब्जे में था, और वो भी इनके साथ में हम फार्म हाउस लेके जा रहे हैं। सही मायने में मेरा पसीना छूट चुका था। अगर ये गलती से आज़ाद हो गया तब क्या होगा भाई। मैं तो ये सोच के ही काँप गया था, लेकिन मेरे मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी और वो मेरे मन की बात जैसे पढ़ लिया था। अब कहने लगी, आशीष, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको आज़ाद नहीं होने दे सकती। अब देखना, मैं अपना बदला ज़रूर पूरा करूँगी। जब तक उसको मैं कैद ना कर लूँ और उसको यातना ना दूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उसने मेरे माता पिता का एक्सीडेंट कराया था और तब से मैं बदला लेने के चक्कर में लगी हुई, और आज भी मौका हाथ से निकल गया, लेकिन उसका भाई पकड़ा गया। अब उसकी आत्मा हमारे साथ में है, अभी भी वो हमारी बातें सुन रहा है। मैं तो और कांप गया था मैडम की बात सुन करके कि अरे, इतना खतरनाक आत्मा और मैडम के साथ में, वो भी कार में हमारे साथ चल रहा है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन मैडम ने जब दिलासा दिया तब मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ सही होगा। मैडम बिल्कुल सब कुछ सही कर देंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम फार्म हाउस आ चुके थे और इसके बाद मैडम का अब रेस्ट करना था। डॉक्टर ने जैसे बताया था अब वैसे ही करना था, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट। हिलना डुलना सब बोला था कि सब कुछ बेड पर होना चाहिए। अब मैडम का सेवा कर रहा था। अब मैडम भी मुझ पर अब मेहरबान थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। इसी मुस्कुराहट के लिए तो मैं मैडम के हमेशा साथ रहता था। और मैं पूछता था कि मैडम, वो आत्मा जो आप पकड़ के लाई थी क्या हमारे आसपास में है। तब वो कहने लगे, नहीं नहीं, वो सुरक्षित जगह पर है और जब तक मैं नहीं चाहूँगी वो आज़ाद नहीं हो पाएगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है आशीष। वो हमारी तरह एक चारा, वो उसके लिए, अपने भाई के लिए एक चारा का रूप में है। और जब उसको भाई को पता लगेगा ना कि हम उसके भाई की आत्मा को पकड़ करके ले आए हैं, तो हमारी शिकार में, वो जाल में ज़रूर फंसेगा। उस मौके के मैं इंतज़ार कर रही हूँ।
मैं भी ज़रा स्वस्थ हो जाऊं, इसके बाद हम पूरी तैयारी करेंगे उस शैतान आत्मा को अपनी कैद में डालने के लिए। अब फिर मैं मैडम के चेहरा देखता ही रह गया था। तो दोस्तों, ये थी पार्ट 13 की ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, नए दोस्तों से मुझे फिर आग्रह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मेरी हौसला को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा और हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको मनोरंजन देते रहेंगे, ये मेरा वादा है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानियाँ आप हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ कहानी के अंदर में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।